चलिए मालिक, शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 6, कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आ जाएं फटाफट सभी। चलिए, कंटिंजेंट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पहले हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट देख रहे हैं। बहुत इजी पार्ट है ये। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लाइए यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, हम इसका ऑलरेडी यूनिट 1 में हम पढ़ चुके थे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये लॉ के द्वारा इंपोज किया जाता है। ये हमने पढ़ा था दोस्तों, याद है क्या? किसी को फटाफट से आंसर दें। हमने पढ़ा था कि ये लॉ के द्वारा इंपोज किया जाता है। बोले मालिक, बोलो भैया, हाँ या ना? चलो, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देख रहे हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। नॉर्मली एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। यस, पार्टी हैज नो इंटरेस्ट। बिल्कुल करेक्ट बात, पार्टी हैज नो इंटरेस्ट। ठीक है साहब, बढ़िया। चलो, अब अपन डेफिनेशन पे आ रहे हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की। ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्ट में सारे इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना? हाँ, ट्रेन वाला जो बताया था, यस यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फाइंडर का भी बता दिया था मैंने आपको। हाँ हाँ हाँ। चलो, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में फटाफट से देखो, बहुत इजी पार्ट है बेटा, आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। तो अपना एक पार्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक ही पार्ट बचेगा जो कल हो जाएगा। तो छोटा सा चैप्टर है, यूनिट 6, कुछ खास नहीं है, इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी। इंटरेस्टिंग बहुत है वैसे ही, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी इस चैप्टर में। मानस जी, टॉपिक वॉपिक का नाम डालना तो पॉसिबल नहीं है। कुछ कोशिश कर लूंगा हिंट देने की, लेकिन आपको उनको रोज रोज देखने की जरूरत ही नहीं है मानस जी। अगर आप रोज यहाँ अटेंड कर रहे हैं क्लास, तो आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा। ये तो आपको बाद में जरूरत पड़ेगी, अगस्त सितंबर में कभी कोई टॉपिक वापस रिवाइज करना हो। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि हम सारे वीडियोस वापस से देख लेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं। उसके लिए अगला अटेम्प्ट चाहिए, अगले अटेम्प्ट तक देख पाएंगे। अभी जो एक बार हो गया, एक ही बार हो पाएगा, इतना टाइम ही नहीं है आपके पास कि सेकंड टाइम देखें मानस भाई। तो डे 1 डे 2 डे 3 इसीलिए करा है कि जो रेगुलर अटेंड कर रहा है उसको सब मालूम है किस दिन क्या हुआ था भाई। चलो, फिर भी कुछ कोशिश कर लूंगा मैं आपके लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको उस पर शिफ्ट होने की जरूरत है। अगर आप लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हो क्या, तो फिर शिफ्ट होना पड़ता है। हाँ हाँ बिल्कुल मानस, ढूंढना पड़ता है। ओके, डेट डली हुई है वैसे उसमें, जहां तक मुझे जानकारी है, और देख लूंगा मैं एक बार। चलिए मालिक, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यस, किसी ने मुझे बिल्कुल सही आंसर दिया कि ये बाउंड बाय लॉ है। लॉ बोलता है तो हम करते हैं, रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बिल्कुल सही आंसर दिया जी। चलिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखे हैं ध्यान से पढ़िएगा फटाफट से, बहुत इजी पार्ट है, जल्दी जल्दी बोलूंगा मैं। नॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्ट में सारे एसेंशियल एलिमेंट्स का होना जरूरी है, जो हमको सेक्शन 10 में पढ़ाए गए थे। सब टाइप करना बंद कर दें भैया, ध्यान से सुने। कभी कभी लॉ इंप्लाई करता है कि कुछ ऑब्लिगेशंस एक पार्टी के ऊपर होने चाहिए और दूसरी पार्टी को राइट देता है, इवन इफ देयर इज नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस एंड नो कंसेंट। सेक्शन 10 के एलिमेंट नहीं है, सेक्शन 10 के एलिमेंट गायब हैं, इसके बावजूद लॉ बोलता है कि नहीं, हम कुछ लोगों को राइट देंगे, कुछ लोगों को ऑब्लिगेशन देंगे। तो कोर्ट इनको रिकॉग्नाइज करती है, दोज रिजम्बलिंग दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद आ रहा है, किसी ने वर्ड मुझसे पूछा था डाउट में, रिजम्बलिंग दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड पे मुझसे अभी परसों किसी ने डाउट पूछा था। मैंने बोला था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे आप समझ जाओगे। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, रिलेशन रिजम्बलिंग दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ध्यान रखना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ही क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट के जैसे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की तरह हैं।
तो भले ही कोई कॉन्ट्रैक्ट ना भी हुआ हो, कुछ सोशल रिलेशनशिप, कुछ स्पेशल ऑब्लिगेशंस को, ड्यूटी को अराइज करती हैं और इन्हीं को उन्होंने नाम दिया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखना इसमें वही ऑब्लिगेशंस होंगे जैसे कि एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। तो सिंपल सोबर सा एक आंसर। सभी में डेट नहीं डाली हुई है सर। ओके अमृत। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसके आधार पर है? इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस। बोले इक्विटी समता बोलते हैं, जस्टिस न्याय को बोलते हैं। आप किसी के साथ अन्याय नहीं होना देना चाहते, बस इसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है मालिक। बोले भैया हाँ है ना। और कंसाइंस अच्छा अगर वर्ड लें कंसाइंस का, तो ये किसी अच्छे व्यक्ति के काम के लिए बोला जाता है ना। आप सोच पाओ कि क्या सही है क्या गलत, तो कंसाइंस वर्ड यूज किया जाता है। चलो मालिक, तो इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक मैक्सिम बोली जाती है। टाइप करना बंद कर दें मालिक, टाइप करना बंद करें। एक मैक्सिम और बोली जाती है, कहावत बोल लो, चाहो तो शॉर्ट में कहावत वर्ड यूज कर सकते हैं। एक मैक्सिम यूज की जाती है कि किसी एक व्यक्ति के नुकसान पर किसी दूसरे को फायदा नहीं होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के नुकसान पर कोई भी एक व्यक्ति अमीर या रईस या समृद्ध, हिंदी वर्ड समृद्ध वैसे यहां पर रीच का यहां मतलब अमीर नहीं है, यहां समृद्ध, एनरीच बोलते हैं उसको, एनरीच। किसी भी एक व्यक्ति को समृद्ध ना होने दिया जाए किसी दूसरे के नुकसान पर। सिंपल भाषा में मेरे को फायदा हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको उन्होंने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में दिया। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से हैं। देखो, एक व्यक्ति ने गलती से सी के घर पे कोई सामान छोड़ दिया, सी ने उस गुड्स को यूज कर लिया, तो सी की ड्यूटी है कि अब वो प्राइस दे दे, क्योंकि अगर सी अब प्राइस नहीं देगा तो टी को नुकसान होगा, जबकि दूसरे को फायदा हो चुका है, उसको फायदा हो चुका है। एक और, ए ने गलती से कोई पैसा बी को दे दिया, पहुंचाना उसको सी को था, तो बी की ड्यूटी है ना कि वो ए को पैसा दे। बोलो भैया हाँ है ना। सिंपल केसेस। एक और, एक फ्रूट पार्सल गलती से आर को डिलीवर हो गया और आर ने खा भी लिया। मैं फ्रूट पार्सल की जगह आपको बार बार पिज्जा वाला एग्जांपल देता हूं कि पिज्जा गलती से आपके घर पे आ गया, डोरबेल बजी, आप मस्त हो गए, आपने खा पी लिया और आखिरी में बोल रहे हो कॉन्ट्रैक्ट ही कहां था। तो वो पिज्जा वाला गिना रहा है कि भाई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है अब, है ना। वो भी मेरे स्टूडेंट था तो वो समझ गया। तो ऑल्दो देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन आर एंड द ट्रू ऑनर, ही इज बाउंड टू पे एज इट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वासी ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, कैसे क्रिएट किए जाएंगे? कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो रिजम्बल करते हैं सर्टन रिलेशन, कुछ ऐसे रिलेशन जिसमें माना जाता है, समझा जाता है, लॉ मानता है कि एक के साथ अन्याय हो रहा है और दूसरे को फायदा ऐसा ना होने दिया जाए, तो लॉ खुद इंपोज करता है। क्या क्या फीचर्स हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आएगा डिफाइन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स फीचर्स। तो फीचर्स क्या क्या देखो भैया। सबसे पहला, आप हमेशा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ पैसा ही मांगोगे, पैसे के अलावा कुछ और नहीं मांगोगे। आप जब भी मांगोगे डैमेजेस के तौर पर पैसा ही मांगोगे। जैसे अगर इस केस में किसी ने गलती से वो फ्रूट खा लिया, तो फ्रूट मत मांग लेना कि उल्टी कर वापस, फ्रूट दे मेरे को, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा, पैसे मांगना पैसे। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस हमेशा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका नुकसान हो उसकी भरपाई करवा लेना। दूसरा, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से अराइज बिल्कुल भी नहीं होता। ओंकार जी मेरा स्टूडेंट होके पिज्जा बेच रहा है तो इसमें बुराई क्या है मालिक, अच्छी बात है ना, टाइम पास तो नहीं कर रहा है और फालतू में व्हाट्सएप इंस्टा और ये वाली सेल्फी तो नहीं खींच रहा, अपने पैरों पे खड़ा होकर कमा रहा है भाई, है ना, उसमें क्या बुराई है। अभी नवंबर बाद तुम क्या करोगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ कमाओ धमाओ, है ना, पेरेंट्स के ऊपर बोझ ना बने अपन। अच्छी बात है ना, अगर कोई कमा रहा है तो काम तो कर रहा है बेचारा, आलसी जैसा बैठा तो नहीं है घर में। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, मैं भी करता था, मेरी सीए की एग्जाम हो जाती थी, मेरे पास टाइम रहता था रिजल्ट आने तक, मैं क्या करूं, तो मैं किसी भी शॉप पे जॉब कर लेता था, उससे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता था, मेरी एक्टिविटीज बढ़ती थी, मुझे समझ पड़ता था दुनिया में चल क्या रहा है, क्या बुराई है उसमें। अरे कोई क्राइम थोड़ी ना कर रहा बेचारा, बोलो भैया। हाँ ये भी हो सकता है मुस्कान जी, बिल्कुल सही बात है, फ्लिपकार्ट वाले घर घर जाके बेचते थे पहले। अरे सूरज जी पिछले चैप्टर में पढ़ तो लिया, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी यूनिट 5 में, कि अमाउंट ऑफ मनी हो सकता है ना यहाँ पे जो रीजनेबल है। पिज्जा या ये फ्रूट जो खा लिया इसके पैसे कितने दोगे, जितने का फ्रूट था, उसी को तो लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं, यूनिट 5 में पढ़ा ना भाई, बोलो। ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रे, उसने क्वेश्चन गलत नहीं पूछा कि आपका स्टूडेंट होके कर क्या रहा हो, अरे भाई कोई बात। अरे धीरू भाई अंबानी भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही भरते थे यार एक समय यार, और आज अपन धीरू भाई अंबानी जी बोलते हैं और फिर बोलते हैं मुकेश भाई, मुकेश अंबानी जी हैं।
किसी एक समय अमिताभ बच्चन भी ठोकरे ही खाता था, क्या है भरोसा नहीं है। कंगना रनौत फुटपाथ पीस होती थी, एक के नहीं। अक्षय कुमार तो शेफ था, है ना, फिर वो भी बहुत छोटी होटल में, ऐसा भी नहीं कोई बहुत बड़ी होटल में, तो क्या हो गया उसमें यार। दो नॉट ऑलवेज मतलब आपको जो राइट टू मनी है वो कितना मिलना चाहिए, जनरली टू अ लिक्विडेटेड डेमेजेस। नॉट ऑलवेज मतलब हो सकता है एग्जैक्ट रीजनेबल अमाउंट ना मिले, लेकिन जितने का आपका खर्चा हुआ वो तो ले लोगे ना। जैसे 100 रुपए के फ्रूट थे तो 100 रुपए मिल जाए, हो सकता है डेमेजेस ज्यादा भी हो पर 100 रुपए भी मिल जाए, तो आप बोलोगे ठीक है इतना भी चलेगा। हाँ, अपने तो पीएम मोदी जी चाय बेचते थे यार, बिल्कुल सही बात है यार। हाँ, पिज्जा बेचते बेचते भरोसा नहीं भैया, कोई आइडिया। आजकल क्या स्टार्टअप ऐसे ही शुरू होते हैं कि काम कुछ और करने गए तो कुछ और करने निकल गए और अचानक एक कंपनी खोल दी। बिल्कुल 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 भाई बिल्कुल। हाँ, रजनीकांत तो टीसी था यार, बिल्कुल सही बात, टिकट कंडक्टर था वो बेचारा बस में, और वहीं से उसको किसी ने देख लिया था, है ना, रजनी। चलो मालिक, आए अपने मुद्दे पे वापस। पहला राइट टू मनी होगा, लिक्विडेटेड डेमेजेस हो सकता है, दो नॉट ऑलवेज लिखना हो तो लिखना, नहीं तो मत लिखना, जनरली लिख देना, जनरली टू अ लिक्विडेटेड डेमेजेस, है ना। सेकंड, हमेशा वो जरूरी नहीं है, लेकिन जो रीजनेबल अमाउंट है वो मिलना चाहिए, कहने का मतलब ये। डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट बट इट इज इम्पोज बाय लॉ, ये जरूर लिखना। और तीसरी बात, क्यों ये जिसने पिज्जा खाया उससे पैसे मांगोगे कि पूरी दुनिया से पैसे मांगोगे? तो सर जिसने पिज्जा खाया उससे मांगेंगे। इट इज अवेलेबल नॉट अगेंस्ट दी ऑल वर्ल्ड, ये राइट आपका पूरी दुनिया के खिलाफ नहीं है, सिर्फ किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्सन के खिलाफ हो सकता है जिससे आप पैसे मांगोगे। तो तीन वर्ड ध्यान रखना भैया। पहला, ऑलवेज अ राइट टू मनी विच इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडेटेड मनी, ऐसा लिख देना। सेकंड, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट बट इज इम्पोज बाय लॉ, याद करें मालिक, फटाफट से टाइप करना बंद कर दें। तीसरा, इट इज नॉट अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अगेंस्ट अधिकार नहीं है, सिर्फ ये कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ ही आपका अधिकार काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के 5 अलग अलग सेक्शन है, 68, 69, 70, 71 और 72, इतना सा टॉपिक है। पहला क्वेश्चन, डिफाइन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स फीचर, खत्म हो गया यहां पे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, 5 तरह के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन नंबर रिपीट कर लो मालिक, बोलो भैया, बोलो फटाफट से। सेक्शन 68, 69, 70, 71 एंड 72, 5 अलग अलग सेक्शन। इसमें से 68 पढ़ चुके हैं क्या? ध्यान से याद करो, माइनर के केस में पढ़ा था क्या तुमने कि माइनर को जो नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई करेगा वो माइनर से तो नहीं लेकिन उसकी स्टेट से रिकवर करने का हक रखता है, भले ही वहां एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो है। सेक्शन 68 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या यूनिट 3 में माइनर के साथ, जिसका आप टेस्ट भी दे चुके हो मालिक, फटाफट से कमेंट करें। देखो लिखा है क्या, इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, माइनर अनसाउंड माइंड का व्यक्ति, और एनीवन हुम ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट। याद करो मैंने बोला था पपलू की छोटी सिस्टर है, पपलू 16 साल का है, छोटी सिस्टर 10 साल की है, एनीवन हुम ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट। तो माइनर या माइनर के ऊपर डिपेंडेंट कोई व्यक्ति इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन, कौन था अपना अनदर पर्सन? एक्स, विथ नेसेसरी सूटेड टू हिज कंडीशन ऑफ लाइफ। याद आ गया क्या पूरा पैराग्राफ? हमने बहुत अच्छे से समझा था। तो जिस व्यक्ति ने नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई की है, जिस व्यक्ति ने उसको नेसेसरीज ऑफ लाइफ फर्निश की है, उसका हक है एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड। कहां से सर? पर्सनली नहीं, उसकी प्रॉपर्टी में से, फ्रॉम ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। तो लाइन याद करो मालिक, इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और याद करो मेरे साथ, और बोलो, एनीवन whom he is legally bound to support is supplied with necessaries of life, is supplied with necessaries of life। तो क्या बोलेंगे? the person who has furnished such necessaries is entitled to, उसका हक है, उस व्यक्ति का हक है, to be reimbursed, उसको पैसा मिलना चाहिए, from the property, पर्सन नहीं, from the property of such person। ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको एक ही बात प्रूव करनी है कि आपने जो दिया या तो माइनर या ल्यूनेटिक को दिया, साथ ही साथ ये प्रूव करना है कि जो भी दिया वो उसकी नेसेसरीज था। याद करो ये बात तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो भी दे रहे हो वो उसकी लाइफ के लिए सूटेबल है या नहीं है, जो भी दे रहे हो उसकी लाइफ के एंगल से सूटेबल है या नहीं है मालिक, लाइफ के एंगल से बिल्कुल सूटेबल है ना। ये बात हम ऑलरेडी आगे पढ़ चुके थे। वेरी गुड। सेक्शन 68 बहुत छोटा था जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे। नेक्स्ट सेक्शन 69, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन का पहले एक एग्जांपल समझ लो तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो इधर, देखिए भैया स्क्रीन पे सभी लोग फटाफट से, ये एक्स ने वाई को एक कार बेच दी, वाई ने बेचारे ने पैसे भी दे दिए 5 लाख रुपए, किसको? एक्स को। वाई को ये मालूम नहीं था कि ये कार जो है मॉर्टगेज्ड है बैंक के पास, ये कार मॉर्टगेज्ड है किसके पास? बैंक के पास। बैंक वाले इसके घर आ गए कि ये कार तो हमारी है। भाई बोल रहा है नहीं नहीं ये कार मैंने खरीदी है। बोले भैया कार मॉर्टगेज थी तो पहला हक बैंक का है, आपने कैसे खरीद ली? वाई बोल रहा मैंने 5 लाख रुपए दिए। बोले वो आपकी गलती है। वाई पूछ रहा अच्छा क्या चाहिए? बोले एक्स ने 50,000 रुपए का लोन ले रखा, वो लोन चुका दो। तो कार आपकी, हमको उससे मतलब थोड़ी ना, हमको कार थोड़ी नहीं चाहिए, हमको तो हमारा लोन चाहिए। वाई ने बोला ओके, तो वाई ने 50,000 रुपए दे दिए किसको?
बैंक वाले घर चले गए, बैंक वालों का काम खत्म, बैंक वाले अपने घर चले गए। अब वाई किससे पैसे मांगेगा? वाई ने बोला एक्स से, भैया वो 50,000 रुपये वापस करो मेरे। तो एक्स क्या बोल रहा है, क्यों नेता बन रहा था रे, किसने बोला था रे तेरे को बीच में कूदने का, मैं बैंक वालों से निपट लेता। वाई बोल रहा अबे तू क्या निपटता, वो कार उठा के ले आते जिसके मैंने 5 लाख रुपए दिए हैं। तो पहली बात, वाई इस पूरे केस में क्या हो गया, वाई हो गया इंटरेस्टेड पर्सन। वाई इस पूरे केस में क्या हो गया, वाई इंटरेस्टेड पर्सन है, जिसने क्या करा, पेमेंट। क्यों करा, जो दूसरा व्यक्ति बाउंड था देने को लिए, अदर वॉज बाउंड। बाउंड कौन था सर, एक्स, उसके बिहाफ पे किसको देना पड़ गया, वाई। क्यों देना पड़ गया, क्योंकि वाई का इस कार में क्या है, वाई का इस कार में इंटरेस्ट है। अगर वाई पैसे नहीं देता तो कार चली जाती, तो वाई को मजबूरी में पैसे देने पड़े। अब बाद में वाई किससे पैसे मांग रहा है, एक्स से। तो एक्स क्या बोल रहा है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, तेरे मेरे बीच में बात तो हुई ही नहीं थी, काय का कॉन्ट्रैक्ट, कौन से 50,000 रुपए फालतू में तूने पैसे दे दिए, मैं तो खाने के मूड में था पूरे 50,000। वाई बोल रहा भैया वो मेरी कार ले आते जिसके मैंने 5 लाख रुपए दिए तेरे को। तो वाई हो गया इंटरेस्टेड पर्सन इस केस में, मालिक ध्यान रखिएगा। तो वाई का हक है कि वो एक्स से पैसे रिकवर कर सकता है। एक्स नाटक नोटंकी करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कहां है, लॉ बोल रहा है भाई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ बोल रहा है भाई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। वाई को नुकसान होता है अगर वो 50,000 रुपए नहीं देता तो। देना किसको थे, देना तो एक्स को चाहिए थे, वैसे ही एक्स ने गलती की है देखा जाए। तो वाई क्या कहलाएगा, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। बोले भैया क्या कहानी है, बहुत सिंपल सी, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड टू पे। देना तो किसको चाहिए थे, देना तो दूसरे को चाहिए थे। देने की लायबिलिटी किसकी थी, किसी और की थी, दिया किसने, किसी और ने। तो दिया वाई ने, देने की लायबिलिटी एक्स की थी, इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड। अब अगर क्वेश्चन आता है कि वाई क्यों पे कर रहा है, तो अपन बोलेंगे वाई इंटरेस्टेड पार्टी था, वाई का हित था उसमें। इंटरेस्ट मतलब ब्याज नहीं, इंटरेस्ट मतलब हित। अगर ये वाई पैसे नहीं चुकाता तो बैंक वाले क्या करते, गाड़ी उठा के ले जाते, वाई को डबल नुकसान होता, पैसे भी चले गए, कार भी चली गई। तो वाई ने बोला ठीक है 50,000 में चुकाता हूं, बाद में एक से रिकवर करके, अभी कार तो रोको कम से कम। तो सेकंड केस सेक्शन 69 का बहुत सिंपल सा 3 लाइन का, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। बोले भैया ऐसे ही एक और एग्जांपल ये दिया, बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए जमींदार। एक जमींदार है भैया, ए ने अपनी जमीन लीज पे दे दी किसको, बी को। ए ने इस जमीन का जो टैक्स पे करना चाहिए था, लैंड एरियर बोलते हैं उसको, जो टैक्स पे करना चाहिए था गवर्नमेंट को, पे नहीं किया। तो गवर्नमेंट के ऑफिसर आएगा और बी से बोल रहे हैं जमीन हम तेरे से छीन लेंगे। बी बोल रहा है ऐसा मत करो, मैंने लीज पे ली है, मेरा नुकसान होगा। गवर्नमेंट ऑफिसर बोल रहे हैं हम क्या करें यार, ए ने टैक्स ही पे नहीं करा इस जमीन का। ए से बोलो, ए दे नहीं रहा। तो अब बी बोला ठीक है मेरे से ले जाओ, तुम तुम्हारे घर जाओ। तो गवर्नमेंट वाला किस्सा खत्म। अब बी बोलेगा चल भाई ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है तेरे मेरे बीच में, तेरे को पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो दोनों बातों में कॉमन बात क्या मालिक, कॉमन बात ये कि लायबिलिटी किसी और की थी, पे किसी और को इसलिए करना पड़ गया कि वो बेचारा क्या हो गया, वो हो गया इंटरेस्टेड पर्सन। बोलो भैया एनुलमेंट का मतलब लिखे, लिखा एनुलमेंट मतलब कैंसिल हो जाएगी बी की लीज, नहीं तो लिखो कैंसिल। गवर्नमेंट ऑफिसर क्या बोलेंगे बी से, तेरी लीज कैंसिल हो जाएगी भाई, क्योंकि ये टैक्स नहीं चुका पाया था और तूने वो जमीन लीज पे ले ली। तो बी बोल रहा माए बाप ये लो पैसे जो ए को देने थे, मैं बाद में ऐसे निपटता रहूंगा। गवर्नमेंट ऑफिसर बोल रहे हैं थैंक यू, हम जाते हैं, टाटा बाय बाय, अब तेरी लीज तेरी हो गई। बोलो भैया, तो एनुलमेंट का मतलब लिख लें कैंसिल, ये तीसरी लाइन में लिखा एनुलमेंट। एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता बी का, लीज का, जमीन चली जाती उसके हाथ से, इस चक्कर में उसने क्या करा, बेचारे ने पैसे दिए। ये हो गया छोटा सा सेक्शन 69। बोले फटाफट भैया समझ में आया तो आगे बढ़े, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तीसरा तो बहुत इजी है, जो शुरू से तुम पढ़ रहे हो याद करो, तुमने ये एग्जांपल इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा, यही एग्जांपल टैसिट में भी पढ़ा। कौन सा वाला, अपना कुली वाला एग्जांपल, बोलो हाँ या ना, बोलो कुली नंबर 1 क्या था। कुली नंबर 1, ट्रेन से कोई आदमी उतरा, आप ही उतरे ट्रेन से, आपने यहाँ लगेज रखा और आप यहाँ खड़े हो गए और आपने कंगड़ाई ली, पपलू आया उसने सामान आया, गोविंदा आया अपना, गोविंदा है ना, गोविंदा ने सामान सिर पे रखा, बोले हटो रे हटो रे हटो रे हटो रे हटो रे हटो रे, भैया है भैया है, और ऐसा करके आपको बाहर तक ले आया और वो मांग रहा है 50 रुपए। आप बोल रहे हो तेरे को किसने बोला था सामान उठाने का, क्यों उठाया सामान, बोलो मालिक। तो क्या करेंगे सर, क्या कुली ने आपको सर्विसेज दी, यस। क्या आपने इसका बेनिफिट उठा लिया, यस। क्या उसने ये एक्ट पैसे के लिए ही किया था, यस। क्या ये एक्ट ग्रेचुशियस था, नहीं। ये एक्ट नॉन ग्रेचुशियस था। क्या ये एक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट था, नहीं। ये एक्ट पैसे के लिए किया था कुली ने। बोले मालिक याद आया कि नहीं, बोलो याद आया कि नहीं।
तो 3 कंडीशन पूरी करनी है। प्लेंटिफ कौन है? अपना कुली। प्लेंटिफ का मतलब लिख लें एग्रीव्ड पार्टी, कल भी बताया था आपको। एग्रीव्ड कौन? जिसके साथ अन्याय हुआ, जो केस लगा रहा है कोर्ट में जाके, वो एग्रीव्ड पार्टी होता है, प्लेंटिफ होता है। हिंदी में याचक बोलते हैं। याचक मतलब जो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज मेरा साथ न्याय करो, प्लीज मेरे साथ न्याय करो, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ही इज कॉल्ड प्लेंटिफ। 3 कंडीशन। पहला, जो भी काम उसने किया या जो भी चीज उसने डिलीवर की वो लॉफुली की। हाँ, एग्जाम्पल एक और दे देता हूं। ये तुम 2 दोस्त खड़े थे यहाँ पे, याद करो अपन ने बूट पॉलिश वाला भी लिया था एग्जाम्पल, कि 2 लोग चिल्ला रहे थे बूट पॉलिश बूट पॉलिश बूट पॉलिश। एक लड़के ने आपके पैर की तरफ देखा, जूते गंदे थे आपके, ऊपर से आप टिप टॉप थे, जूते घटिया थे आपके। वो बड़ा, उसने पॉलिश वॉलिश निकाल के पॉलिश वॉलिश कर दी। आपसे बोल रहा है 20 रुपए दे दो भैया। आप बोल रहे हो ए किसने बोला था तेरे को पॉलिश करने का? ये बात भी क्या बोलेंगे? सर उसने डिलीवर कर दिए सर्विसेज अपनी तरफ से, और वो जो भी किया लॉफुली किया। दूसरा, उसने ये ग्रेचुशियसली नहीं किया है। ग्रेचुशियसली मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसने कैसे किया? लिखो, नॉन ग्रेचुशियस एक्ट है ये। पैसे के लिए किया उसने, फ्री ऑफ कॉस्ट किया। सर पैसे के लिए किया, बोलो। और तीसरा, आपको बेनिफिट एंजॉय हो गया। हाँ सर, जूते पॉलिश हो गए। हाँ सर, कुली ने सामान बाहर तक रखा, मेरे को बेनिफिट मिल गया। तो मालिक, ये इंप्लॉयड एक्सेप्टेंस के केसेस थे क्या? याद है क्या? इंप्लॉयड एक्सेप्टेंस के केसेस थे क्या ये लोग तीनों? कि कुली ने सामान उठाया, आपने रोका नहीं, मतलब आपने इंप्लॉयड एक्सेप्टेंस दे दिया उसके ऑफर पे। इंप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे ना, इसी को सबको काय में कवर किया। हाँ सही बोल रहे हो भाई, वो जॉली एलएलबी का आखिरी सीन गलत है, गलत कर रहा है अक्षय कुमार। चलो, एग्रीव्ड पार्टी वाला केस खत्म, सेक्शन 70। अब बोलो क्या क्या करना है। सेक्शन 70 लिख पाओ अगर ये पूरी लीगल लैंग्वेज, बहुत बढ़िया। नहीं लिख पाओ तो ये 3 कंडीशन लिख के आना मालिक। बोलो भैया। एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, मिस्टर के। ध्यान से सुनिएगा, टाइप करना बंद करें, अच्छा केस लॉ है बहुत ही। मिस्टर के एक गवर्नमेंट सर्वेंट था जिसको कंपल्सरीली रिटायर कर दिया। उसकी रिटायरमेंट एज से पहले ही उसको रिटायर कर दिया। उसने केस लगा दिया कोर्ट में कि मुझे जबरदस्ती रिटायर किया गया है। मान लो उसने हाई कोर्ट में केस लगा दिया कि जज साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है, जबरदस्ती मुझे रिटायर कर दिया गया कंपल्सरीली। और हाई कोर्ट से वो एक इंजंक्शन ऑर्डर लिया आया। याद आ गया इंजंक्शन ऑर्डर? कोर्ट ने बोल दिया भैया इसका रिटायरमेंट रोको, अभी समझते हैं कि ये सही बोल रहा है कि तुम सही बोल रहे हो। किसको ऑर्डर दिया? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट एम्प्लॉय था ना ये, गवर्नमेंट ने इसको कंपल्सरी रिटायर करा। इसको बुरा लगा, या हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने इंजंक्शन ऑर्डर दिया इसके फेवर में। मिस्टर के को बोला हाँ आप सही बोल रहे हो, चलो हम गवर्नमेंट को रोकते हैं कि भैया अभी रिटायरमेंट का ऑर्डर पास मत करना, देखते हैं। फिर उसको वापस नौकरी पे रखा। लिखो रीइंस्टेटेड का मतलब लिखो, रीइंस्टेटेड का मतलब लिखो। फिर से उसको नौकरी पे बुलाया और उसको सैलरी भी दी, लेकिन उसको कोई काम नहीं दिया। और गवर्नमेंट फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई लड़ने कि हाई कोर्ट ने हमको रोका है, गलत है। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दिया गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के खिलाफ। हाई कोर्ट में के जीत गया था, सुप्रीम कोर्ट आगे। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल रही है कि मिस्टर के को रिटायर करो कंपल्सरीली, ऐसा हमारा सोचना है। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में कौन जीत गया? गवर्नमेंट जीत गई। गवर्नमेंट जीत गई ना। अब गवर्नमेंट क्या बोलने वाली है? केस है, सोचो 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 कि भैया यहां से यहां तक जितनी तेरे को सैलरी मिली वापस कर। बोलो मालिक हाँ या ना। तो देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट अपील में चली गई और गवर्नमेंट जीत गई। गवर्नमेंट जीत गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भैया वो जितनी भी सैलरी मिली थी ना तेरे को, कब से, जब से तू वापस आया था, वो सैलरी वापस कर, तेरा उस पर हक ही नहीं है। बोलो, तो किसी एक के नुकसान पे दूसरे को बेनिफिट मत पहुंचाओ भैया। यस राजवीर, करेक्ट बात। कंपल्सरीली मतलब एज आने से पहले। अरे हटा सकती है, गवर्नमेंट के पास कारण होंगे प्रीतांशु जी की ऐसी बत्तीबाजी कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक अनागारी क्या कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो मिस्टर के को रिटायर करो लेकर प्रभु का नाम। अरे ऐसा नहीं है, मिस्टर के खिलाफ कोई आरोप होंगे कि नहीं होंगे? जैसे वो रिश्वत लेता है, जैसे वो काम नहीं करता, जैसे वो बुजुर्ग हो गया, जैसे उससे काम नहीं बनता, वो एलिजिबल ही नहीं बचा काम करने लायक, तो गवर्नमेंट कंपल्सरी रिटायर कर सकती है। अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने 150 एम्प्लॉय रिटायर करे कंपल्सरीली उनकी एज से पहले। ऋषि महाजन जी गलत नहीं हुआ है, सही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि हटाओ, मतलब कारण होगा ना भाई, सोच आगे भी तो सोच। सोचो सोचो। वापस आने के बाद का प्रॉब्लम नहीं है विश्वजीत जी, गलत सोच रहे हो आप, केस वापस से पढ़ लेना एक बार। वापस आने के बाद काम का मुद्दा ही नहीं है, काम दिया नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट जीत गई है, तो मतलब के को जब निकाला था तो सही निकाला था कि गलत निकाला था? सही निकाला था, तो उसको जितनी सैलरी वापस आके दी वापस लेना पड़ेगी ना भाई। विश्वजीत जी बोले फटाफट। तो काम देना नहीं देना मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि उसका निष्कासन, हिंदी में इसको निष्कासन बोलते हैं बेसिकली, या कंपलसरी रिटायरमेंट अच्छा वर्ड है इंग्लिश का। बेसिकली देखो, किसी को जल्दी रिटायर कर रही है गवर्नमेंट, मतलब वो एम्प्लॉय में लोचा है कि नहीं है, पहले तो ये समझो, लोचा तो है। नेक्स्ट अगला क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भैया, छोटा सा बहुत, आपको फाइंडर ऑफ गुड्स माना गया। कैसे? ये रेलवे स्टेशन पे आप खड़े थे यहां पर, है ना, आपने देखा यहां कोई बैग पड़ा हुआ है, बैग भारी था, आपने उठाया, आप हो गए फाइंडर ऑफ गुड्स। किसी और की चीज आपको मिल गई तो आप क्या कहलाओगे? मालिक। हाँ आर्यन जी करेक्ट, काम करवाया हो तो वो भी कोर्ट डिसाइड करेगी आर्यन जी, आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे यहाँ बैठ के, कोर्ट में ही तय होगा ये तो कि उसको पैसे कितने मिलने चाहिए उस काम के। आर्यन जी का कहना है कि अगर उसको बुलाया और काम करवा लिया तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी, वो अपन आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे, कोर्ट में ही डिसाइड होगा वो तो कि उसको कितने पैसे देने चाहिए। चलिए मालिक, आपको किसी और के गुड्स मिल गए ये, तो आप क्या कहलाओगे? फाइंडर ऑफ गुड्स। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ आप इन गुड्स का ध्यान रखोगे। तो देखो क्या लिखा है, अ पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, किसी और के गुड्स हैं। अब बचपन में तो अपन क्या करते थे, बचपन में तो अपना बचपन खतरनाक ही था, ये अपनी बेंच पे मान लो पेंसिल रखी हुई मिल गई, अपन उस पेंसिल को उठा के घर ही ले आते थे। अब उस समय मालूम नहीं था कि हम हो गए फाइंडर ऑफ गुड्स, और उसको पेंसिल को बकायदा यूज भी करते थे, किसी को बताते भी नहीं थे अपन कि अपने को रबर, इरेजर, शार्पनर, कंपास जो पसंद आ जाता था धीरे से ले आते थे, पड़ा हुआ मिल गया ले आओ, जो किसी का नहीं वो अपना, है ना, अपना तो ये नियम था बचपन से ही। बोलो मालिक। तो अपन ने बहुत पेंसिल इरेजर घर पे ले लेके आते थे, फिर मम्मी पापा डांटते थे कि कल वापस करना। अब वापस कैसे करें, कचरे हो जाएंगे कि अपन ने चोरी की, तो मम्मी सिखाती थी धीरे से बेंच पे रख देना चुपचाप जब कोई नहीं हो। सोचो मतलब बैलेंसिंग कितनी टफ है बच्चों की, है ना। हाँ अभी भी बहुत लोग करते हैं, सही बात है यार, सही बात है, सही बात है। हाँ चलिए, तो फाइंडर ऑफ गुड्स थे मालिक हम उस समय, अगर हमको कुछ खोई हुई चीज मिली है तो अपने को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, जैसे एक बेली की होती है, याद करो मैंने बेलमेंट समझाया था आपको, वापस से याद दिला देता हूं अगर याद नहीं आ रहा हो बेलमेंट। तो आपका एग्जाम में पेन खत्म हो गया था लिखते लिखते, आपने अपने पड़ोसी पपलू से पेन मांगा, पपलू ने आपको पेन दिया, इसके बदले वो कुछ भी चार्ज नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही पर्पस पूरा हो जाए, मतलब एग्जाम खत्म हो जाए, वो पेन वापस किसके पास जाना चाहिए? पपलू के पास। पपलू कहलाएगा बेलर जिसने आपको गुड्स दिए, आप कहलाओगे बेली क्योंकि आपने गुड्स लिए हैं। तो बताओ फाइंडर ऑफ गुड्स को गुड्स मिले हैं ना, तो उसकी पोजीशन किसके जैसी हो जाएगी? बेली जैसी हो जाएगी मालिक। याद आया? मैंने बताया था 3-3 4-4 बार डिस्कस कर चुके हैं मालिक, बेलमेंट भी हम बोले फटाफट से। हाँ जेंटलमैन जी, ऐसा बैंक में बहुत होता है कि लोग पेन मांग लेते हैं वापस ही नहीं करते हैं फिर यार। यस यस यस। तो बताएं रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है उसकी? बेली की तरह 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला, टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी, जैसा कि एक सामान्य व्यक्ति खुद के केस में करता। लिख लो ऑर्डिनरी प्रूडेंस, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति, सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस बेसिस पे वो खुद अपने गुड्स का जैसा ध्यान रखता ना, वैसा आपको भी उन गुड्स का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप फाइंडर ऑफ गुड्स हो, किसी और के गुड्स आपको मिले हैं, आपको उनकी केयर करना पड़ेगी। तो लाइन याद करें, टू टेक, इंग्लिश बोलो फटाफट से, टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक, टू टेक केयर प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब समझदार व्यक्ति, वुड टेक। दूसरा, इन गुड्स को अप्रोप्रिएट मत करना, मिक्स मत करना किसी और के साथ, गुड्स अलग रखना, छांटना काटना मत गुड्स को, अप्रोप्रिएशन बोलते हैं उसको। तीसरा, रीस्टोर करना गुड्स को अगर ऑनर मिल जाए तो, अगर एक्चुअल ऑनर मिल जाए तो गुड्स वापस करना आपकी ड्यूटी है मालिक। यस सूरज जी करेक्ट आंसर। छोड़ दो आर्यन जी, कोई ड्यूटी नहीं है फिर आपकी, आपने सामान वहीं छोड़ दिया, अच्छा किया, बहुत समझदार हो आप। अगर आप किसी और की चीज को हाथ नहीं लगा रहे हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आदमी हो फिर आप, अच्छा कर रहे हो। चलिए, हॉलिंस वर्सेस हाउलर वाला केस ध्यान से सुनो भैया, बहुत इजी केस है, ध्यान से सुनिएगा। एच को एक डायमंड मिला, किसकी शॉप में? एफ की शॉप में, एफ की दुकान में एक डायमंड गिरा हुआ था यहां पर, ये किसको मिला? एच को मिल गया, मिस्टर एच को। उसने ये किसको दे दिया? उसने ये एफ को दे दिया दुकानदार को कि भैया ये आपकी दुकान में हीरा मिला, ये किसी का गिर गया है, ये दे देना जो भी ऑनर हो उसको। बोलो भैया।
सही मोनिष्का जी। फिर बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन उस हीरे का, उस डायमंड का कोई ट्रू ऑनर नहीं मिला, उस हीरे का कोई ट्रू ऑनर नहीं मिला। फिर कुछ वीक बीतने के बाद एच एफ के पास आया और एफ से बोला कि भैया मेरे कुछ खर्चे हुए थे उसको ऑनर को ढूंढने में, या तो वो वापस करो और मुझे डायमंड वापस कर दो, क्योंकि ऑनर तो मिला नहीं है। ऑनर मिल जाता तो बात खत्म हो जाती, मैं उससे खर्चे ले लेता, है ना। ऑनर तो मिला नहीं, ऑनर मिला नहीं तो एक काम करो आप मेरे को डायमंड वापस कर दो। एफ ने ऐसा करने से मना कर दिया। कोर्ट ने बोला कि नहीं, चूंकि ये फाइंडर ऑफ गुड्स था, कौन, एच, और उसने ट्रू ऑनर को ढूंढने की बहुत कोशिश की फिर भी नहीं मिला, तो ये गुड्स इसी के हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो एफ मस्ट रिटर्न द डायमंड टू एच एज ही वॉज एंटाइटल्ड टू रिटेन अगेंस्ट एवरीबडी एक्सेप्ट द ट्रू ऑनर। ट्रू ऑनर को छोड़ के उसका राइट है कि वो ये गुड्स अपने पास रख सकता है। तो एफ की, दुकानदार की ड्यूटी क्या बनाई गवर्नमेंट ने, ड्यूटी बनाई कि भैया आपको ये वापस करना पड़ेंगे। बोले तो आपकी एज अ फाइंडर ऑफ गुड्स लायबिलिटी किसके प्रति है, टूवर्ड्स दी ऑनर। ऑनर को छोड़ के किसी के प्रति आप लायबल नहीं हो, ध्यान रखिएगा, है ना। यस, चेक करें। पी एक कस्टमर था किसकी दुकान में, डी की शॉप में, उसने अपना एक कोट वहां छोड़ दिया गलती से और सामान खरीदने के बाद वो उठाना भूल गई। डी का जो असिस्टेंट था, मतलब डी का जो एम्प्लॉय था कोई, उसको वो कोट पड़ा हुआ मिला और उसने एक ड्रॉवर में रख दिया कि किसी कस्टमर का छूट गया होगा आके ले जाएगा। बोलो भैया, है ना। फिर बाद में वो कोट गायब हो गया, तो बताओ कौन लायबल होगा सर, वो दुकानदार लायबल होगा, क्योंकि उसने उसकी प्रॉपर केयर नहीं की। दुकानदार बोलेगा मैं क्या करूं, ये लेडी अपना कोट यहां भूल गई, मेरी कोई जवाबदारी थोड़ी ना है। तो लॉ बोलेगा भैया ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, फाइंडर ऑफ गुड्स हो आप, आपकी लायबिलिटी तो है, ये ध्यान रखना। आखिरी केस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, मालिक ध्यान से देखिएगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आखिरी केस, ये भी आप कॉर्शन में पढ़ चुके हो, याद करो सेक्शन 72, कि अगर किसी को गलती से बाय मिस्टेक या बाय कॉर्शन आपने अगर मनी पे कर दिया तो आप वापस ले सकते हो। देखो ये लिखा हुआ, पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कॉर्शन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। याद आया क्या, मस्ट रीपे और रिटर्न इट, याद आया क्या। जयकांत शिकरे वाला केस इफेक्ट ऑफ कॉर्शन में लिखा था ये, बोलो भैया। रितांशु जी, डी का असिस्टेंट इसलिए लायबल नहीं है कि डी एम्प्लॉय है, उसका ऑनर कौन है, डी ऑनर है, डी प्रिंसिपल है। आपके घर में अगर आप नौकर हो और आपका मालिक लायबल होगा कि आप लायबल होगे। यस, बैंक वाला बताया था बिमलेश्वरी जी, करेक्ट। यस, तो बताओ ये हम दो केसेस तो पहले ही पढ़ चुके थे, कौन कौन से, देखो सेक्शन 68 और 72 पहले हो गया था, क्लेम फॉर नेसेसरीज और मनी पेड अंडर कॉर्शन, और ये बीच वाला कूली का एग्जांपल अपन ने पढ़ ही लिया था 3-4 बार। तो क्वासी में ये 5 केसेस कवर होते हैं दोस्तों। यही आज का होमवर्क है कि 2 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं क्वासी पे, पहला उस पे शॉर्ट नोट और उसके फीचर, और दूसरा इन सब पे 2-2 3-3 लाइन तैयार करनी, कि अगर ये पूरा 6 नंबर में आ जाए तो हम 2-2 3-3 लाइन हर एक पे समझा पाए। होमवर्क नोट कर लें दोस्तों। आखिरी पार्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस, बोलो भैया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सर, सेक्शन 10 के सारे इसेंशियल यहां गायब हैं कि प्रेजेंट है सर, गायब हैं। सेक्शन 10 का एक भी इसेंशियल नहीं मिलना चाहिए, बोलो हाँ है ना। कारनामे जी क्या पूछ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया भाई। अब्सेंट, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 के सारे इसेंशियल मौजूद होने चाहिए। यस यस यस, सेक्शन 10 के सारे इसेंशियल मौजूद होने चाहिए। यहां ऑब्लिगेशन कैसे आया सर, इंपोज बाय लॉ, जबकि यहां ऑब्लिगेशन कंसेंट से आया था मालिक, यहां पे लॉ से आया। 2 छोटे छोटे से डिफरेंस, आराम से 2 नंबर में आप ये लिख सकते हो, 2 मार्क्स, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस। बोले भैया। टेंडर टू एफ मतलब मांग रहा है वो लीगल एक्सपेंसेस। ऐसा समझो, एच ने एफ को उसके सारे खर्चे दे दिए जो भी ट्रू ऑनर को ढूंढने के थे। फाइंडर ऑफ गुड्स बोल रहा है मैं सारे खर्चे बियर करने को तैयार हूं क्योंकि ऑनर तो मिला नहीं, अब वो डायमंड मुझे दे दो। एफ को सारे खर्चे देने के बाद एफ ने मना कर दिया, जबकि एच फाइंडर ऑफ गुड्स था बॉस। नहीं साहिल जी, मैं शीट भेज दूंगा इसकी अभी। ये था, एक पार्ट खत्म हो गया, बोलो कौन सा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट यहां के खत्म हो गया। लाओ 3 एग्जांपल देख लो फटाफट, तो चैप्टर एंड हो जाएगा। ए पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स मेड अंडर मिस्टेक बिलीफ
और बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम म्युनिसिपल अथॉरिटी। आपने गलती से म्युनिसिपल अथॉरिटीज को, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को दो बार बोलो क्या करें, 2 बार पेमेंट कर दिया, क्या करें सर? आप 1 बार का पैसा वापस ले सकते हो, गलती से 2 बार दे दिया तो मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत दे दिया तो पैसा रिकवरेबल है। सिमिलरली कोई भी पैसा जो कॉर्शन के तहत दिया गया वो भी रिकवरेबल है। यहां कॉर्शन का मीनिंग क्या है? धमकाना, जो सेक्शन 15 में था वो तो है ही, साथ ही साथ ऑपरेशन एक्सटॉर्शन, धमकी देना, जो कॉर्शन में आपने आईपीसी वाली डेफिनेशन पढ़ी थी वो तो है ही। उसके अलावा नॉर्मल कॉर्शन का मीनिंग जो भी होता हो वो भी यहां शामिल होगा। नेक्स्ट, टी वॉज ट्रेवलिंग विदाउट टिकट इन अ ट्रैम कार। टी बिना टिकट के ट्रेवल कर रहा था, है ना, और उसको 5 रुपए मांगे गए एज अ पेनल्टी। फिर टी ने केस फाइल कर दिया कि ये रिकवरी गलत है, ये धमकाया गया मेरे को, एक्सटॉर्टेड की पेनल्टी लगेगी। 5 रुपए जबरदस्ती मांगे उससे चेकिंग के दौरान टी से, तो टी ने बाद में केस लगाया कि इसने टिकट का पैसा लिया होता तो ठीक था, लेकिन मुझे धमका के जो 5 रुपए लिए ये गलत है, मेरा हक है कि मुझे वापस मिले, और टी जीत गया। लिख लो टी जीत गया। डिक्री का मतलब लिख लो ऑर्डर, ऑर्डर उसके फेवर में आया। बोलो भैया। यस। नहीं जेंटलमैन जी, ए फॉर, आप वापस से देखो, ए फॉर एच में फाइंडर ऑफ गुड्स कौन है पहले ये बताओ। ए फॉर एच में फाइंडर ऑफ गुड्स कौन है भैया ये बताओ सबसे पहले तो सभी लोग। एच और एफ में फाइंडर ऑफ गुड्स कौन है? एच है ना, तो राइट एच का बनेगा कि एफ का बनेगा यार? अपन किसके राइट पढ़ रहे हैं? अपन फाइंडर ऑफ गुड्स के राइट पढ़ रहे हैं। एच है ना। अनुपम जी क्या गलत टाइप कर दिया? बोलो तो अधिकार किसको देंगे, राइट किसको देंगे? फाइंडर ऑफ गुड्स को कि दूसरे को? एच का। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। चलिए मालिक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो यूनिट 6 का एक छोटा सा पार्ट आज हमने यहां खत्म किया। इसका नेक्स्ट पार्ट है जो शुरुआत का हमने 2-3 पेज छोड़े, वो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। चलिए मालिक, तो आज का होमवर्क क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करना। इसका नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ेंगे। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट छोटा सा पार्ट है, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको अभी इसकी पीडीएफ भेज दूंगा 10 मिनट के अंदर, है ना मालिक? चलिए, कल फिर मुलाकात होगी। आराम से इसको हाथों हाथ याद कर लेना। यूनिट 4 और यूनिट 6 को। संडे को आपका यूनिट 5 और यूनिट 4 का टेस्ट है भैया, बोल चुका हूं मैं, है ना? आर्यन जी ड्यूटी एज की थी इसलिए तो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो। होमवर्क यही है। हाँ हाँ बिल्कुल मालिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे।